स्टूडेंट्स, चलिए आज आप लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले 2-3 लेक्चर्स ले चुके हैं, आज का जो चौथा लेक्चर है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपको पता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनिटी पे। हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। आज इम्यूनिटी के पार्ट को शुरू कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी का पार्ट जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी का पार्ट शुरू करते हैं वो कौन सा हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है। तो इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, टुडेज टॉपिक इज इन्नेट इम्यूनिटी। आज हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी पे बात करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी हमने बताई थी कि ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे क्या होती है, बचपन से ही हमारे पास होती है, या हमारे ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे बचपन से ही हमको मिली हुई होती है। तो ऐसे ही इम्यूनिटी सिस्टम की आज हम लोग बात करेंगे। इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपके इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम आएंगे उन सारे को हम लोग बात करेंगे आज पूरे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसे इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग को 5 बैरियर में हम लोगों ने बांट रखा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्नेट इम्यूनिटी हम लोगों को मिलती है वो 5 बैरियर के आधार पे या 5 बैरियर के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इसमें 5 बैरियर में जो 5 नहीं 4 बैरियर्स हैं। तो जो 4 बैरियर्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं, इसमें हम लोगों को देखते हैं कि पहला जो हम लोगों का है वो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर है, या उसी दूसरी जो हमारी है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा हमारा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में हम लोग दो तरह से देखते हैं कि एक नॉन फाइगोसेटिक होते हैं और एक फाइगोसेटिक सेल होते हैं। ये दो तरह के प्रकार के सेल्स बैरियर होते हैं जो हम लोगों को देखने को होती है। चौथी जो हम लोग बात करते हैं वो हमारी है एक साइटोकाइन बैरियर का। साइटोकाइन बैरियर में हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन देखने को मिलता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलती है फिजिकली या एनाटॉमिकल बैरियर में। पहला स्किन, दूसरा म्यूकोशा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं किसकी, स्किन और म्यूकोशा की। तो यहाँ पे स्किन और म्यूकोशा के वर्क देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये सारे स्किन और म्यूकस। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि स्किन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्किन की अगर बात की जाए तो स्किन क्या है हमारा, स्किन हमारे जो लेयर होती है, जो स्किन की लेयर होती है वो कैसी होती है, डेड सेल से बनी होती है। तो डेड सेल से बने होने की वजह से जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर पे या हमारे बॉडीज पे बैठता है तो वो वहाँ पे इन स्किन लेयर पे ग्रो नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए कि वो इस स्किन पे बैठे हुए पड़ा हुआ है और ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है कि हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें और दिक्कत कोई कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो ये हो गई कि स्किन हमारी कैसी है, डेड सेल की होती है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरी अगर बात हम लोग करते हैं यहाँ पे तो स्किन की जो पीएच होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो एसिडिक होती है। तो क्योंकि एसिडिक पीएच पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एसिडिक पीएच भी हमारी जो स्किन की होती है वो भी हमें एक बैरियर की तरह काम करती है, या हम लोगों को एक सुरक्षा पर कवच की तरह काम करवाती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तीसरी चीज़ अगर स्किन की बात की जाए तो तीसरी चीज़ में हम लोग देखते हैं कि हमारी स्किन के पास कुछ सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। अब ये सीबेसियस ग्लैंड जो होते हैं, ये सीबेसियस ग्लैंड कुछ जैसे होते हैं तो वो स्वेट, मतलब हम कहते हैं कि पसीना वसीना आता है, तो वो करते क्या है कि जैसे ही हमारी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठती है तो जैसे ही हम लोग सीबेसियस ग्लैंड एक्टिव होते हैं तो जो सीबेसियस जो ऑयली सबस्टांस निकलता है, तो वहाँ पे जो ऑयली सबस्टांस निकलता है तो वो करता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह से चारों तरफ से क्या कर देता है, व्रैप कर देता है, जिसकी वजह से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होनी होती है वो पूरी की पूरी प्रोसेस ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद कर दिया जाए तो ये बताओ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने देर तक जीवित रह पाएगा। मैं कहूं कि आपकी, मैं नाक बंद कर दे रहा हूं, मैं कह दूं कि आपकी नाक बंद कर दो,
नाक बंद कर देने का मतलब कि आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस मैंने बंद कर दी, जो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस का क्या है, पार्ट है। तो आप कितने देर जिंदा रहोगे? तो उसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अगर हम क्या कर दे, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये क्या करती है, जो सीबेसियस ग्लैंड से ऑयली सब्सटेंस निकलती है तो वो क्या करती है, उसको व्रैप करके उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देती है, बंद कर देती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अब उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के बंद होने की वजह से, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के बंद हो जाने की वजह से वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी स्किन क्या करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है फिजियोलॉजिकल बैरियर के तहत। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें किसकी, म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो म्यूकोसा जो है ये म्यूकस सेल वहां पे पाए जाते हैं जहां पे हमारी स्किन क्या होते हैं, अपसेट होते हैं। अगर एग्जांपल ले हम लोगों, तो ये हम लोगों का जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो ट्रकिया का जो ट्रैक होता है, वो उसमें हम लोगों को म्यूकस पाए जाते हैं, म्यूकस लेयर पाई जाती है। अब देखो ये म्यूकोसा हम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करवाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम से। मान लीजिए कि हमने एयर इनहेल किया और उस एयर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट था और उस एयर के से या उस एयर के साथ हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। अब जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैंने इनहेल कर लिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहां पहुंचेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचेगा। हमको पता है कि नेजल चैम्बर से होते हुए जाएगा। मान लीजिए हम नेजल चैम्बर से हवा इनहेल किए हैं, मान लीजिए हमने माउथ से हवा को इनहेल किया। अभी नेजल चैम्बर को आप थोड़ा सा साइड में रखिए क्योंकि अभी समझाना है, तो आप समझ जाएंगे नेजल चैम्बर वाला भी। बट अभी ये याद रखिए कि जो आपने हवा इनहेल की है, यानी कि जो आपने एयर इनहेल किया है, वो एयर आपने माउथ के थ्रू किया है। तो माउथ के थ्रू जैसे ही आप एयर को इनहेल करोगे तो वो कहां पहुंचेगा, सीधा डायरेक्ट कहां पहुंचेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक में। अब रिस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचेगा तो आपको पता है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक की ये, जैसे मान लीजिए ये पूरी हमारी क्या है, पाइप है। रिस्पिरेटरी ट्रैक की ये क्या है, पूरी होल हमारी जो पाइप है। अब इसी रिस्पिरेटरी ट्रैक की ये जो आपकी लेयर होती है, इंटरनल लेयर, जो इंटरनल लेयर होती है, इस पूरे इंटरनल लेयर में हमारा प्रेजेंट क्या होता है, म्यूकोसा का लेयर। अब ये जो इंटरनल लेयर हमारी है पाइप की, इसमें पूरा प्रेजेंट है हमारा म्यूकस का लेयर। तो हम कहते हैं कि इसमें जब म्यूकस का लेयर प्रेजेंट है, तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पाइप के थ्रू आपके लंग्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तुरंत आपका जो म्यूकस लेयर है वो क्या करेंगे, जो म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल हैं वो एक्सेस अमाउंट में क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रीट करने लगेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट में उसके अगेंस्ट, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रीशन बढ़ा देंगे। और जब म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा देंगे तो ये म्यूकस क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहली बात तो चारों तरफ से व्रैप कर देगा। किससे, उस म्यूकस से। अब उस म्यूकस से व्रैप करने के बाद अब आपको एक चीज याद है आपको कि जो हम लोगों की रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारी सीलिएटेड है। कैसी है, सीलिएटेड है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे स्यूडो स्क्वैमस कोलुमिनर एपिथेलियल जो प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो प्रेजेंट है, तो वहां पे जो सीलिएटेड होने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो सीलिया है, अब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे म्यूकस ने क्या कर दिया, व्रैप कर दिया, यानी कि चारों तरफ से उसको लपेट दिया। तो उस म्यूकस लेयर को हमारी सीलिया क्या करेगी, रिवर्स भेजेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स करेगी ऊपर की तरफ, और पता चलेगा कि वो रिवर्स होने की वजह से, उसके रिवर्स प्रोसेस की होने की वजह से हमारा जो म्यूकस होगा वो हमारा रिवर्स होके हमारे मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक से रिवर्स आके कहां पे कलेक्ट हो जाएगा, नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर में जब म्यूकस हमारा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद देन आप क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं अपनी नाक से फिर उस म्यूकस लेयर को या उस म्यूकस सेल्स को, जो म्यूकस सेल्स हमारे आके मतलब नाकों में या हमारे नेजल चैम्बर्स में जो आके इकट्ठा होती है, उन नेजल चैम्बर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, म्यूकस जो है वो हमारा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या कुछ ऐसे जो प्रोसेसेस है,
ये प्रोसेसेस के थ्रू हमारे कुछ बैरियर्स काम करते हैं। इन बैरियर्स में हम लोग जैसे कि देखते हैं कि हमको पता है कि जैसे फीवर का हो जाना, पीएच का बढ़ जाना, पीएच का घट जाना और ऐसे ही कई चीज़ें हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हम दे दे रहे हैं। यहाँ पे देखो फीवर है, पीएच है, पीएच कहाँ का पीएच, ओरल कैविटी और स्टोमच का, और दूसरा है सिक्रीशन। ठीक है, तो ये तीन है हमारे किसमें, फिजियोलॉजिकल वाले में। तो फिजियोलॉजिकल वाले में सबसे पहली बात आती है हमारी फीवर की। फिजियोलॉजिकल में फीवर हमारा कैसे देखो हम लोगों का काम करता है। देखो होता क्या है कि एक्चुअली देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो हम लोगों की बॉडी तुरंत उससे अगेंस्ट लड़ने की तैयारी कर लेती है। उसके लड़ने की तैयारी करने का मतलब है कि हमारी बॉडी क्या करेंगे, अपने इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाने लगती है और हम कहते हैं कि हमको फीवर हो गया। अब ये इंटरनल टेम्परेचर को क्यों बढ़ा रही है? इंटरनल टेम्परेचर को हमारी बॉडी इसलिए बढ़ा देती है कि कम से कम जब उतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जिसपे हमारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपकी फीवर का होना ये हमारा एक क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के आता है। दूसरी तरह उसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले पीएच की, तो पीएच वैल्यू की अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोगों को पता है कि देखो ओरल कैविटी की पीएच हमारी 6 to 8 होती है। हम लोग फिर 6 to 8 के एसिडिक पीएच में आता है। तो आपका सोचो 6 to 8 पीएच पे हमारी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। तो जो 6 to 8 पीएच पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ही क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। दूसरी चीज अगर वो मान लीजिए माउथ वाले पीएच वैल्यू से बच गए, माउथ वाले पीएच वैल्यू से बच गए और वही इसोफेगस के थ्रू हमारे कहां पे चले गए, स्टोमच में चले गए। तो हम लोगों को पता है कि स्टोमच की जो पीएच थी वो कितनी थी, 1 से 3 यानी कि 1 to 8 थी। अगर हम लोग एक परफेक्ट की बात करते थे तो क्या करते थे, 2.8 की बात करते थे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरी एसिडिक मीडियम, बहुत तेज बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम है। तो वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव कर पाना पॉसिबल होगा, नहीं होगा। जिसकी वजह से वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो बचे हुए होते हैं हमारे ओरल कैविटी से वो वहां पे डेड कर हो जाते हैं इन पीएच वैल्यू पे। ठीक है, तो जो एसिडिक पीएच वैल्यू पे सर्वाइव नहीं करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी ये पीएच वैल्यू क्या करवाती है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू जो हम लोगों के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होती है वो हमको क्या करती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने का काम करती है। दूसरी चीज हम लोग बात करें सिक्रीशन की। सिक्रीशन में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सिक्रीशन में हम लोग क्या देखते हैं, सिक्रीशन में हम लोग देखते हैं कि सलाइवा का सिक्रीशन, सीवम का सिक्रीशन और हम कह सकते हैं स्वेट का सिक्रीशन और टीयर्स का सिक्रीशन। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी जैसे सलाइवा है तो सलाइवा में हम लोगों को पता है कि लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये लाइसोजाइम जो होते हैं, ये लाइसोजाइम्स जो होते हैं ये एक प्रकार के एंजाइम्स हैं और ये इनके पास होती क्या है, ये लाइपोलाइसिस करते हैं, सॉरी लाइपोलाइसिस कह रहा हूँ कि मतलब ये सेल्स की लाइसिंग करते हैं, सेल लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेल को तोड़ने का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि इन लाइसोजाइम एंजाइम्स के प्रेजेंट होने की वजह से हमारे कोई भी सेल्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारे इनके टच में आते हैं, सिक्रीशन के टच में आते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स आगे चल के सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर में हम लोग देखते हैं कि दो तरह से हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, एक नॉन फाइगोसाइटिक और एक होता है फाइगोसाइटिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन फाइगोसाइटिक, उसके बाद देखेंगे हम लोग फाइगोसाइटिक का। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन फाइगोसाइटिक का। नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग नेचुरल किलर सेल कहते हैं या एनके सेल के नाम से भी इसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये हमारे फाइगोसाइटिक सेल से अलग कैसे होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो जो होते हैं स्मॉल होते हैं और उनकी जो मतलब स्ट्रक्चर होती है वो ए ग्रेनुलर होती है, जबकि हमारे जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स हैं फाइगोसाइटिक का ए ग्रेनुलर है, यानी कि उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन फाइगोसाइटिक की, तो नॉन फाइगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं इनमें क्या होती है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स जो लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स है इनकी अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे होता क्या है। तो इसकी अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चलो देखते हैं कि इनकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरह से हमारी ये लार्ज लिम्फोसाइट्स, जो ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स कहते हैं या नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो ये कैसे एक्सेल करते हैं, कैसे एक्सेल प्रोवाइड करता है, कैसे क्या करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज दे रखी है आप लोगों को। यहाँ पे इमेज में आप देख क्या रहे हो कि एक हमारा जो है एनके सेल है, यानी कि नेचुरल किलर सेल है। दूसरे हमारे क्या है, टारगेट सेल है। टारगेट सेल में अब वो कोई भी सेल्स हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो सकते हैं, ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं वगैरह, कोई भी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि एनके सेल और हमारे जो टारगेट सेल है, हमको पता है कि टारगेट सेल पे हमेशा सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजेंस प्रेजेंट होती है। अब उस एंटीजेंस की एंटीबॉडीज हमारे किस पे प्रेजेंट होगी, एनके सेल्स पे प्रेजेंट होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि ऐसी होती है कि जो एनके सेल होती है, वह एनके सेल हमारी जो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, उस इन्फेक्टेड सेल्स पे यू टाइप का क्या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक के साथ दूसरे का फिक्स हो जाना, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इसलिए इनके देखते हैं हम लोग, होता क्या है कि जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल यानी कि जो एनके सेल है हमारी, इस एनके सेल से भी हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होती है, इनके अंदर ग्रैंड एंजाइम पाई जाती है। अब ग्रैंड एंजाइम जो होती है आपकी, ग्रैंड एंजाइम, और साथ में आप देख रहे हो परफोरीन, कौन से नाम की, परफोरीन नामक की एक क्या पाई जा रही है, ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब ये जो परफोरीन नामक की ग्रेन्यूल्स है, ये बहुत ही काम के होते हैं, और यही परफोरीन नामक की ग्रेन्यूल्स जो होते हैं हमको बचाते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्टेड सेल्स से, जो हम लोगों के बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि देखो, जैसे ही हमारा एनके सेल किसी टारगेट सेल से जाके जुड़ता है, जैसे ही हमारा एनके सेल, मान लीजिए ये हमारा एनके सेल है कैप, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए इन्फेक्टेड सेल है। देखो ये कोच देगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्टेड सेल है, यानी कि जो हमारी पेन है, और ये जो हमारा एनके सेल है, इन दोनों का जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ये दोनों जैसे ही कंबाइंड होंगे, ये जैसे ही एक साथ दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वैसे ही हमारा जो परफोरीन ग्रेन्यूल्स है, ये परफोरीन ग्रेन्यूल्स क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद ये परफोरीन ग्रेन्यूल्स वहां से प्रोटीन्स, ऐसे कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है, क्योंकि इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लाइसोजाइम, वो कुछ सेल लाइसिक प्रोटीन्स होती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स वहां से रिलीज करता है, और आता है, क्या करता है, जो टारगेट सेल होता है, उस टारगेट सेल के ऊपर एक पोर क्रिएट कर देता है। ये जो परफोरीन ग्रेन्यूल्स है, ये एक्टिव होकर प्रोटीन्स रिलीज करेगा, और वो प्रोटीन्स आएगा, क्या करेगा, हमारे जो टारगेट सेल्स होंगे, उस टारगेट सेल के ऊपर एक होल क्रिएट कर देगा, एक पोर क्रिएट कर देगा। और इस पोर से देखो होने वाला क्या है, इस पोर की वजह से ये पूरा इन्फेक्टेड सेल कहें हम, या वायरल जो सेल कहें, या टारगेट सेल कहें, ये पूरा सेल्स क्या होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। देखो कैसे, अगर इसकी बात करते हैं कि हम लोग कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि देखो एक्चुअली होगा क्या, कि यहाँ पे जैसे ही वो हमारा टारगेट सेल में पोर्स क्रिएट हो गए, तो हम लोगों को पता है कि सेल्स के अगल बगल हमारा वाटर का कंसंट्रेशन पाया जाएगा। तो वाटर कंसंट्रेशन बाहर, सेल्स के बाहर पाया जा रहा है, तो वहां पे होगा क्या कि जो वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा, सेल के अंदर क्या करने लगेगी, वो मूव करने लगेगी उस पोर के थ्रू, और जिसकी वजह से होगा क्या, वो वाटर पूरा फिलअप करने लगेगी उस पूरे टारगेट सेल में, यानी कि पूरे टारगेट सेल में हमारा पानी भर जाएगा, और पानी भरते 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 वो टारगेट सेल फिलअप होने लगेगा, यानी कि फूलने लगेगा। और फूलने के बाद जैसे अब किसी गुब्बारे में आप पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और एक व्यक्ति ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है, उसी तरह से हमारा एनके सेल भी क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे पोर क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से इस पोर्स के थ्रू इसमें पानी अंदर आता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और पता चल गया कि एक समय ऐसा होगा ये स्वेल करके ब्रस्ट कर जाएगा, और जैसे ही ब्रस्ट कर गया तो हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से सेल क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। और इस तरह से हमारे एक नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स
जो थे इन नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स ने हमारा क्या किया, प्रोटेक्शन किया, किससे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उन टारगेट सेल से या वायरल इन्फेक्टेड सेल से या ट्यूबरस सेल से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस को, जो ये ब्रस्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं एडोप्टोसिस। क्या नाम देते हैं? एपोप्टोसिस। हाँ, एडोप्ट नहीं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ठीक है। अब ये जो एपोप्टोसिस है, ये क्या है? आपका वही है जो सेल का ब्रस्ट करना और ब्रस्ट करने के बाद उसे सेल का मर जाना, वही हमारा क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो टारगेट सेल होता है उसका क्या होता है? पूरी तरह से डेड हो जाता है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एक नाम देते हैं इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि ब्रस्ट करने वाले पूरे प्रोसेस को एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होते थे, जो नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो काम करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, किससे? इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या हमारे एंटीजन से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है बात फाइगोसाइटिक सेल्स की। देखो, फाइगोसाइटिक सेल्स की अगर बात करें तो ये फाइगोसाइटिक सेल्स हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है, अब इस फाइगोसाइटिक सेल्स में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होता है, और कई सारी चीजें होती हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? फाइगोसाइटिक सेल्स में ही आते हैं। तो माइक्रोफेजेस कुछ नहीं होता है, जो मोनोसाइट्स आपके हमारे सिक्रेट होते हैं लिम्फोसाइट से, वही मोनोसाइट्स आपके जब आके मोनोमेर में क्या करते हैं, पूरा ग्रुप बना लेते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोफेजेस नाम देते हैं, यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ मोनोसाइट है। ठीक है, उन्हीं का जो लार्ज ग्रुप होता है मोनोसाइट का, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? हम माइक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि माइक्रोफेजेस की बात होती है। तो माइक्रोफेजेस की अगर बात होती है तो यहाँ पे देखो, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं यहाँ पे। ये सेल्स कौन सिक्रीट कर रहा है? लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। आपको पता है कि जितने भी फाइगोसाइट सेल्स होते हैं उनको सिक्रीट करने वाला कौन है? हमारा लिम्फोसाइट्स होता है। अभी लिम्फोसाइट्स जो हमारे सिक्रीट कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखो होगा क्या, लिम्फोसाइट सेल्स हमारे जो फाइगोसिटिक सेल्स होंगे उनको कब ज्यादा सिक्रेट करेगा? क्योंकि ये अगेंस्ट किसके सिक्रेट हो रहा है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के अगेंस्ट सिक्रेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोगों की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक बढ़ेगा, जब हम लोग की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक बढ़ेगा, तो हमारे बॉडी में जो ये लिम्फोसाइट सेल्स की नंबर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। लिम्फोसाइट सेल्स की नंबर जो है बढ़ेगी। ये जो फाइगोसाइटिक सेल्स है इसका नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात आती है कि टीएलसी, व्हाट इज द टीएलसी? टोटल ल्यूकोसाइट सेल, ये इसका फुल फॉर्म है। अब टोटल ल्यूकोसाइट सेल्स जो है ये हमारे कितने होते हैं? 4000 से लेके 11000 होते हैं। ये हमारा इनका क्या है? नॉर्मल रेंज है, mm क्यूब है। ये हमारा रेंज है पूरे हमारे बॉडी में, नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें कि जब आप लोगों को कोई मतलब डिजीज होती है या कोई भी परेशानी होती है, तो आपका डॉक्टर एक चेकअप लिख देता है टीएलसी का। ये वही है टोटल लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, तो टोटल लिम्फोसाइट सेल्स को लिखने का वजह क्या होता है? देखो, वहां पे आपके बॉडी में इंफेक्शन को डिटेक्ट करने का सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम टोटल लिम्फोसाइट सेल्स को क्या कर दें? काउंट कर दें। जैसे देखो, टोटल लिम्फोसाइट काउंट, ठीक है, टोटल लिम्फोसाइट काउंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टीएलसी कहते हैं। सेल नहीं कहते, काउंट कहते हैं, टोटल लिम्फोसाइट काउंट। ठीक है, सॉरी सेल हमने कह दिया था इसके पहले, शायद अगर नहीं कहा होगा तो ठीक है, अगर कह दिया होगा तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, फार्मूला टोटल लिम्फोसाइट काउंट है। ठीक है, अब देखो टीएलसी टेस्ट का मतलब क्या है? तो टोटल लिम्फोसाइट काउंट का तो मतलब क्या है, आप सुनो। एक्चुअली होती क्या है कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों की मतलब
बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक बढ़ेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ेगी, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारा लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट सेल्स को या लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, या हम कह सकते हैं फाइगोसिटिक सेल्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा या बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ने में वो क्या होंगे, सक्षम होंगे, और जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग इन्फेक्शन से बच जाएंगे। यही काम है। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजों पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखो हो गया रहा है, यहाँ पे टीएलसी की बात है, तो टोटल लिम्फोसाइट काउंट की अगर बात करें, तो जब देखो टोटल लिम्फोसाइट के काउंटिंग का बढ़ना हम लोगों के शरीर में ये दर्शाता है कि हम लोगों के शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन की संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्फेक्शन की संख्या जब बढ़ेगी तो टीएलसी हमारा बढ़ेगा, यानी कि टीएलसी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर जो होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा। जब भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे उतने हमारे लिम्फोसाइट सेल बढ़ेंगे। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इस चीजों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि जो अब ये हमारे फाइकोसाइटिक सेल है, अब इनके हम लोग देख लेते हैं कि इनके फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो इनके फंक्शन हम लोगों के देखते हैं कि ये जो है आपके 5 प्रकार से होते हैं। पहला वैसोडाइलेशन, दूसरा एडेशन, तीसरा डाइपेप्टाइडिस या माइग्रेशन, या चौथा हमारा होता है कीमोटैक्सिस, एंड द फिफ्थ वन इज फाइगोसाइटोसिस। ये 5 हमारे देख रहे हैं कि हम लोगों के ये जो 5 है, ये 5 प्रोसेस होने के बाद ही हमारा फाइगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो हमको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन 5 को याद रखिएगा आप, वैसोडाइलेशन, एडेशन, और हमारा माइग्रेशन, तीसरा हमारा कीमोटोसिस और कीमोटैक्सिस, और उसके बाद फाइगोसाइटोसिस। इन 5 प्रोसेस में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये 5 प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली मुझे भी कॉमन कोल्ड हो चुका है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत। चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। हम बात करते हैं अब इनके किसकी, प्रोसेस की, यानी कि ये पूरा प्रोसेस हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है या जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं अपना काम कैसे करती हैं, इनके फंक्शन को देखने वाले हैं, इन 5 प्रोसेस को देखने वाले हैं। चलो ये देखो, मैंने एक इमेज दे रखी है आप लोगों को। इस इमेज में आप देखो, सबसे पहले आप देखो यहां पे, कहां पे, यहां पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वो आप देखते जाओ, वहां पे हमने इसीलिए लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट वहीं से देखना है। मान लीजिए कि हम लोगों के बॉडी पे कोई इंजरी हुई, हम लोगों की बॉडी पे क्या हुई, कोई इंजरी हुई। अब उस इंजरी की वजह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इंजरी के अगल बगल इन्फेक्शन चालू कर देते हैं। तो अब यहां पे देखो होने वाला क्या है, मान लीजिए कोई इंजरी हुई, तो जब इंजरी होगी तो जिस वेसल्स में इंजरी होगी उस वेसल्स का वैसोडाइलेशन करवा देगी। क्या करवा देगी, वैसोडाइलेशन। क्यों वैसोडाइलेशन होगा ये भी जान लो। यहां पे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंजरी हुई हमारे, तो वहां पे जैसे ही इंजरी होती है किसी भी चीज की, किसी भी मसल्स की, किसी भी मसल्स की इंजरी जब होती है तो वहां पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जैसे कि हिस्टामिन वगैरह, कुछ नॉर्मल से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होंगी, जैसे हमारी ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज मान लीजिए इतना पतला है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, इस ब्लड कैपिलरीज में आप देखोगे कि इस ब्लड कैपिलरीज में आपको वायसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी पहले इतना थी, छोटी थी, लेकिन ये जैसे ही हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ये देखो ये छोटी है, जैसे ही यहाँ पे हमारी क्या हुई, इंजरी हुई हमारे इस वेसल्स में, वैसे ही हमारा ये क्या हो गया, वैसो डायलेट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल्स का डायलेट कर जाना, यहाँ वेसल्स का डायलेशन कर जाना या बढ़ जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, वैसो डायलेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैसो डायलेशन, अब वैसो डायलेशन की वजह से होगा क्या, आपको पता था कि जब पतली होंगी हमारी कैपिलरी, जैसे मान लीजिए इतनी पतली कैपिलरीज है, ठीक है,
अब इतनी पतली कैपिलरीज में हम लोग देखेंगे क्या कि जब पतली कैपिलरीज होगी तो इस कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो तेज होगा, लेकिन ब्लड का अमाउंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि भाई जितना जगह होगा उतना ही अमाउंट में हमारा ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही वैसोडाइलेशन होगा यहां पे क्या होगा, हमारे ब्लड का फ्लो जो होगा वो स्लो हो जाएगा, और जबकि उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड का स्पीड का जो स्लो होगा, वेलोसिटी जो होगी उसकी वो स्लो हो जाएगी, बट उसके अमाउंट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जैसे हम ऐसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं, देखो अगर पतले पाइप में पानी जाती है तो कम पानी जाती है लेकिन तेजी से जाती है, प्रेशर से जाती है। लेकिन जैसे ही आप चौड़े पाइप में उसी पानी को करते हो तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, पानी अमाउंट में भले जाती है ज्यादा वहां पे जहां पे डायलेशन होता है, लेकिन वहां पे स्पीड जो होती है उसकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैसोडाइलेशन देखेंगे। वैसोडाइलेशन के बाद हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे ब्लड के अमाउंट ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे हम देखेंगे कि ब्लड की जो फ्लोइंग स्पीड है, यानी कि जो फ्लो करने का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जिसकी वजह से होगा क्या, जिसपे हमने अभी रेड करेक्ट किया है, ये आपका क्या है बच्चों, यही आपका WBC है, यानी कि यही आपका फाइगोसाइटिक सेल है। ये WBC क्या कर जाएंगे, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज नहीं आप कह सकते, ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल्स के जो अभी डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं आपके, इन ब्लड वेसल्स के इस किनारे पे यानी कि इस लेयर पे जाके क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे कुछ इस तरह से। यू नो दैट, अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे ये दिख रहा है ब्लू वाला, तो ये क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है ना जाके, तो इस तरह से कुछ वो क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिस तरह से ये चिपक गया है इसके ऊपर जाके। तो यानी कि जो ऐसे फ्लो कर रहे थे वो जाके क्या आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे इससे, और ये हमारा वैसोडाइलेशन हो जाएगा। अब इसी के चिपकने को WBC के ब्लड के लेयर से, ब्लड वेसल्स के लेयर से चिपकना ही क्या कहलाता है, हमारा आदेशर कहलाता है। पहला काम क्या हुआ, ब्लड के वेसल्स का डायलेशन हुआ, जिसे हम लोगों ने वैसोडाइलेशन कहा। फिर उसी ब्लड के डायलेशन ब्लड में हम लोग देखते क्या है कि जाके हमारी WBC उसके लेयर से चिपक जाती है। अब वैसोडाइलेशन के बाद अब एक चीज आपको अपने माइंड में याद रखना है कि जो हमारी वेसल्स होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। अब पोरस होती है तो छोटी छोटी पोर्स होती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अब एक आप लोगों को एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। देखो कोई भी, जैसे आपका, आप देखते क्या हो कि जब हम लोग बैंडेज करते हैं, बैंडेज वाला अभी एग्जांपल ले लो, जब बैंडेज करते हैं तो बैंडेज कैसा होता है, हमारा पोरस होता है। जो मेडिकल पे बैंडेज मिलती है वो कैसा होता है, पोरस होता है, छेदें होती है, छिद्र होती है, छोटी छोटी सी छिद्र होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार उस बैंडेज को जितना कसते हैं, उस बैंडेज को जितना कसते हैं, उस बैंडेज का पोर्स उतना ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस बैंडेज को जितना कसोगे उतना उस बैंडेज का क्या होगा, पोर्स बड़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसोडाइलेशन कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी पोर है और इस पोर में हम लोग इस पोर को बढ़ा दे रहे हैं। तो ये वैसोडाइलेशन होने की वजह से ये जो हमारा है, ये जो हमारी कैविटी पे चारों तरफ जो है वो प्रेशर लगे, और जब चारों तरफ ये सारा पोरस है तो ये पोर्स क्या हो जाएंगे, छोटे से बड़े हो जाएंगे, और जैसे ही छोटे से बड़े हो जाएंगे पोर्स, तो ये हमारा जो WBC है ये क्या करेगा, वहां से माइग्रेट करेगा। कहां के लिए जानते हो, क्योंकि आपके वेसल्स के बाहर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये देखो आप, ये हमारा WBC क्या कर रहा है, पोर्स के थ्रू यहां से देखो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, पोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यहां पे जो माइग्रेशन देखने को मिल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं
पेडेसिस जो देखने को मिल रही है, पेडेसिस जो देखने को मिल रही है, डायपेडेसिस जो देखने को मिल रही है, माइग्रेशन जो देखने को मिल रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे वेसल्स के पोर्स के थ्रू होता है। अब जैसे ही ये पोर्स के थ्रू बाहर आएगा तो हमको पता है कि बाहर हम लोगों का प्रेजेंट है कौन? हमारा प्रेजेंट है बैक्टीरिया। यहां मान लीजिए हमारा कौन प्रेजेंट है? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। और ये बड़े वाले को आप बैक्टीरिया मत मान लेना, ये बैक्टीरिया मैंने इसके आपके लिए बनाई है कि मतलब ये मान लीजिए आपकी बैक्टीरिया, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है? कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, जिस केमिकल्स की वजह से ये जो हमारे आपके ये जो हमारे WBC हैं, ये WBC आप देखोगे कि ये चलते चलते यहां पे, ये मान लीजिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहां पे मैंने रेड कलर का रख रखा है, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटा वाला, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल सिक्रेट किया, तो केमिकल सिक्रेट किया तो ये हमारे कौन थे? WBC। अब ये WBC यहां से देखो चलते हुए कहां जा रहे हैं? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैच होने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि आपका, रुको 1 मिनट, इन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये चीजें ये ऐसे यहां पे जाके क्या कर रही है? अधेसिव कर रही है। यानी कि ये WBC यहां से निकल रही है और बाहर निकलने के बाद उस केमिकल्स के अट्रैक्शन में, यानी कि उस केमिकल का, जो केमिकल हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रेट कर रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ वो क्या कर रहे हैं? हमारे केमिकल्स बढ़ रहे हैं। ये जो हमारे हैं आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये PPT हमारी खुल गई, 1 मिनट। कुछ प्रॉब्लम से, 1 मिनट 1 मिनट, चलो। तो ये अब ऐसे देखो, यहां पे समझ में आ गया? जहां पे मैंने ये किया ना, ये ये एक्चुअली बहुत दिक्कत कर रहा है जी। ये लो, ये हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर क्या रहा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल सिक्रेट कर रहा है, और जिसकी वजह से ये जो हमारा WBC अभी वेसल से बाहर निकला हुआ है, वो वेसल से बाहर निकलने के बाद कर क्या रहा है बच्चों? ये हमारा WBC यहां से ट्रेवल करते 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 करते, ये कहां से ट्रेवल करते करते, हम कह सकते हैं ये आपका यहां से ट्रेवल करते 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 यहां तक पहुंच रहा है, और जाके क्या कर रहा है? उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अपना अटैचमेंट कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? अपना अटैचमेंट कर रहा है। लेकिन अटैचमेंट यहां नहीं कह सकते, क्योंकि जानते हो क्या होती है? यहां पे उसके केमिकल के सिक्रीशन की वजह से हमारा WBC बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल्स की वजह से जो अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस होने की वजह से वहां पे आप देख रहे हो कि हमारा जो WBC है, यानी कि ये हमारा WBC है और ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन दोनों का हमको अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। और ये अटैचमेंट देखो कैसे देखने को मिलती है। यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस होती है। सही बोले तो यहाँ पे क्या होती है? फाइगोसाइटोसिस होती है। देखो कैसे होती है, आप यहां पे देख लो। हम कह रहे हैं, देखो, इज दैट, ये देखो,
ये क्या कर रहे हैं हमारे WBC, देखो ये जो WBC है ये क्या कर रहे हैं, ये WBC, ठीक है, जो अभी ये रेड डाला ये आपका WBC बड़ा वाला, ठीक है, ये WBC देखो स्यूडोपोडिया बना रहा है। क्या बना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो WBC होती है उसके पास अमीबॉइड नेचर होती है। अमीबॉइड नेचर होने की ही वजह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू नो दैट ये वाला ये WBC थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी कि थोड़ा उसका साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जब यहां से माइग्रेट कर रहा है इस वाले प्रोसेस में, तब देखो वो कैसा हो जा रहा है, पतला सा हो जा रहा है। ये इसके एमेबॉइड नेचर की ही वजह से होता है कि ये अपने शेप एंड साइज को क्या कर देता है, चेंज कर लेता है, और उस पोर्स के थ्रू, जितना बड़ा पोर्स होता है उसी पोर्स के थ्रू वो क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि अब यहां पे जो हम देख रहे हैं वो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कि आपका जो WBC है वो WBC आप देखो आपके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ स्यूडोपोडिया क्रिएट कर रहा है, और स्यूडोपोडिया क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं फाइगोसोम। फाइगोसोम क्या नाम दे रहे हैं, फाइगोसोम। यानी कि ये देखो आप यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, यानी कि यहाँ अटैचमेंट के बाद यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस हुआ, और फाइगोसाइटोसिस के बाद यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बन गया, और वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहला रहा है, फाइगोसोम। अब ये जो फाइगोसोम आपके हैं बच्चों, ये फाइगोसोम्स आपके कहाँ बने हैं, हमारे WBC सेल्स के अंदर बने हैं। कहाँ बने हैं, उस WBC सेल के अंदर बने हैं। अब इसी WBC सेल के अंदर हमको पता है कि यही WBC सेल के अंदर आपको हम बता दें कि अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये वाला जो आपका है, ये हरे वाले कलर से जो मैंने सर्कल किया है, ये वाला पार्ट या वो ऑर्गेनल्स क्या है, उस सेल का लाइसोसोम है। और लाइसोसोम में आपको पता है कि हमारा प्रेजेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए क्या होती है, सक्षम होती है। जैसे ही ये फाइगोसोम उस सेल्स में बनता है, आप देखो मैंने वहां पे एरो लगाया है, और उस एरो की वजह से मैंने आपको दिखाया है कि ये एरो ये यानी कि यहाँ पे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वहां पे क्या कर रहे हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो फाइगोसोम बना है उस फाइगोसोम को अपने अंदर क्या कर ले रहे हैं, मर्ज कर ले रहे हैं। अब जैसे ही उस फाइगोसोम को ये मर्ज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो लाइसोसोम है और फाइगोसोम है वो दोनों अब एक हो चुके हैं। अब वहां पे होगा क्या, क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, तो हमारा जो फाइगोसोम है जिसके अंदर हमारा कौन प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो जाएगा यहाँ पे डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद जो बचा खुचा रहेगा उसको क्या कर देगा, हमारा जो लाइसोसोम है उसको बाहर कर देगा, या हमारा जो WBC है उसको बाहर कर देगा। बाकी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसने क्या कर दिया, नामू नामू करके खा गया ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाई, फाइगोसाइटोसिस। और फाइगोसाइटोसिस में हम लोगों ने देखा क्या कि हमारा पहले क्या हुआ, कोई इंजरी हुई जिसमें ब्लड का डायलेशन हुआ, ब्लड के वेसल्स का डायलेशन हुआ, ब्लड का नहीं, ब्लड के वेसल्स का डायलेशन हुआ, जिसे हम लोगों ने वैसो डायलेशन कहा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वहां पे जहां पे वैसो डायलेशन हुआ वहां पे ब्लड का मात्रा यानी कि ब्लड का अमाउंट वहां पे ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वहां पे ब्लड की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, जिसकी वजह से उस ब्लड में प्रेजेंट हमारा WBC अधेशन कर गया किससे, हमारे वेसल्स के लेयर से, इनर लेयर से। और उसके बाद क्योंकि हमारा वेसल्स पोरस होता है, तो क्योंकि जब वेसल्स में डायलेशन होगा तो वो जो पोरस वेसल डायलेशन जो वेसल्स है उसके पोर्स क्या हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे। उस पोरस वेसल्स के जैसे ही पोर्स बड़े होंगे, हम देखेंगे क्या कि जो WBC अभी उसके साथ अधेसिव थी हमारे वेसल्स के लेयर के साथ या मेम्ब्रेन के साथ, वो
WBC एमोबॉइड नेचर की होने की वजह से एक अपने शेप को, अपने साइज को चेंज करेगी और उस पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकलना चालू कर देगी, जिसको हम लोग नाम देंगे। उसके बाद ये माइग्रेशन होगा, इसी को हम लोग नाम देंगे। और माइग्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि क्योंकि जैसे ही वो वेसल्स से बाहर निकलेगी तो बाहर प्रेजेंट होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिक्रेट कर रहा होगा कुछ केमिकल्स, और उस केमिकल्स के अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे WBC क्या होंगे, फिर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जाके अटैचमेंट लेंगे, अटैचमेंट करेंगे, और उस अटैचमेंट को हम लोग फिर बाद में देखेंगे कि अपने स्यूडोपोडिया बना के उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने सेल के अंदर कर लेंगे। और उस सेल के अंदर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो WBC के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला जो हमारा एरिया होता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे WBC ने ट्रैप किया है, उस पार्ट्स को हम लोग फाइगोसोम्स नाम दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइगोसोम्स हम लोगों की उस WBC में प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि फाइगोसोम को लाइसोसोम को अट्रैक्ट करने लगता है, फाइगोसोम लाइसोसोम को अट्रैक्ट करेगा और लाइसोसोम आएगा और फाइगोसोम्स को अपने अंदर डाल देगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जो किसी भी सेल का क्या कर सकती है, लाइसिस कर सकती है। जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेड हो जाएगा, और जो बचा खुचा होगा उसे हमारा जो WBC है उसे क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा, यानी कि एक्सेस बाहर कर देगा, ठीक है, एक्सक्रीट करके, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या थी, नॉन फाइगोसाइटिक सेल और फाइगोसाइटिक सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा क्या है, सेलुलर बैरियर में इंटरफेरॉन्स का, जिसका हम लोग कहते हैं कि सेलुलर बैरियर हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग देखते जा रहे हैं साइटोकाइनेज बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटरफेरॉन, व्हाट इज द इंटरफेरॉन्स? जैसे देखो कुछ एंटीजेंस के लिए हम लोगों के बॉडी में जैसे एंटीबॉडीज बनते हैं, उसी तरह से हमारी कुछ मतलब हम कैसे तो लिम्फोसाइट सेल से क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ होता नहीं है, एक प्रकार का सेल्स होता है जो कि एंटीवायरल प्रोटीन्स होता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, सेल्स नहीं होता, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोटीन्स होती है जिसे हमारे सेल्स ही सिक्रेट करते हैं। अभी आप देखोगे आगे कि जो हमारा सेल्स होगा जैसे ही अफेक्टेड होगा तो वो सिक्रेट कर देगा हमारे किसको, साइटोकाइनेज के इंटरफेरॉन नामक की प्रोटीन्स को, जो एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए ये कैसे काम करता है, हमारा साइटोकाइन बैरियर कैसे काम करता है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक देखो इसको स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, वहाँ पे देखो है क्या, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है और एक वायरस है उसको इन्फेक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, इंटरफेरॉन बना रहा है, और इंटरफेरॉन बनाने के बाद वो अनदर अपने आसपास वाले पड़ोस वाले को आगाह कर दे रहा है कि भाई आपके हमारे आसपास कौन आ गया, वायरसेस नामक का एक व्यक्ति आ चुका है, कृपया करके आगाह हो जाइए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका आप लोग ये जानिए कि आप लोगों ने अपने दादी अब्बा से, अपने बाबा से कहानियां सुनी होंगी कि जो पुराने ज़माने में, या आप शोले फिल्म देखे होंगे तो वहाँ पे आप देखते हो कि जैसे ही डाकू गांव में घुसते हैं तो वहाँ पे लोग चिल्लाने लगते हैं, गब्बर आया, गब्बर आया, गब्बर आया। व्हाट डू यू मीन भाई, गब्बर आया, चिल्लाने लगते हैं। वो चिल्लाते इसलिए हैं कि लोग सजग हो जाए कि गब्बर आ गया है, जिसकी वजह से लोग जहां के तहां हैं वहां से अपने अंदर क्या हो जाए, छुप जाए। इसी तरह से हमारा साइटोकाइन बैरियर भी काम करता है। ये साइटोकाइन बैरियर में हम लोग देखते क्या है कि कोई एक वायरस किसी एक सेल को जैसे ही इन्फेक्ट करता है, वो सेल्स क्या करता है, अनाउंस कर देता है अपने अगल बगल वाले सेल्स को कि भैया देखो बॉडी में वायरस नामक का कोई खतरनाक जीव घुस चुका है, जो आपको क्या कर सकता है, डेड कर सकता है या आपको हार्म पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आप लोग क्या हो जाइए, सजग हो जाइए। गब्बर आया, हाँ गब्बर आया, चलो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्रकार का सेल है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का सेल है। अब ये जो हमारा एक प्रकार का सेल है,
क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है बहुत बड़ा, तो ये कर लो और उसके बाद ये कर लो, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई एक सेल है और इस सेल को कोई एक वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये सेल जो इन्फेक्ट कर रहा है, हमारा वायरस जो इन्फेक्टेड हो रही है हमारी सेल्स, ये सेल्स हमारी क्या कर रही है, एक प्रोटीन बना रही है, इंटरफेरॉन। क्या बना रही है, इंटरफेरॉन प्रोटीन बना रही है। जिस इंटरफेरॉन प्रोटीन के बनने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन्स जो हमारे सेल्स में बन रही है, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन्स सेल से बाहर आ रही है और बाहर आने के बाद हमारे एंटीजेंस वाले जगह पे जाके बाइंड हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी इंटरफेरॉन होती है, ये आपका कैसा होता है, इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये जाके वायरस जहां पे हमारा अटैच होने वाला होता है, जिस रिसेप्टर पे दूसरे सेलों के, उन दूसरे सेलों के उन रिसेप्टर्स पे जाके हमारा क्या होता है, इंटरफेरॉन जाके लग जाता है। और उन रिसेप्टर पे इंटरफेरॉन्स के लगने की वजह से हमारा जब कोई अभी वायरस जब आएगा इस सेल को, यानी कि दूसरे वाले सेल को इन्फेक्ट करने, तो क्योंकि रिसेप्टर पे तब हमारा बाइंड हो चुका है इंटरफेरॉन, आप लोग देख लो IFN हमने लिख रखा है। अब इंटरफेरॉन के जुड़े होने की वजह से रिसेप्टर पे हमारे वायरसेस अब इन सेल से क्या नहीं कर पाएंगे, अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सेल्स होंगे, दूसरे वाले एडजेसेंट जो सेल हैं, उनमें हमारा कोई भी वायरस का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और इस तरह से एक सेल क्या करती है, साइटोकाइनिन बैरियर के थ्रू अपना वर्क करती है। ठीक है, चलो अब इतनी चीजें अगर हम लोगों ने देख ली है, तो आगे चलते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं। इस इंटरफेरॉन के बारे में थोड़ी सी एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है, तो वो चीजें हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है कि हमारा क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरल स्पेसिफिक। जो इंटरफेरॉन्स हमारे रिलीज होते हैं, जो हमारा इंटरफेरॉन्स रिलीज होगा, ये इंटरफेरॉन्स हमारा कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन वायरल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। यानी कि ह्यूमंस के इंटरफेरॉन्स अलग हो सकते हैं, एनिमल्स के इंटरफेरॉन्स जो रिलीज होंगे सेल्स के, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस में ही बात की जाए कि अगर एक बार इंटरफेरॉन, मान लीजिए आपको पोलियो नामक की कोई वायरस इन्फेक्ट हो कर रहा था, तो उस समय अगर इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है, तो फिर जब आपको मान लीजिए कोई दूसरा वायरस, कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा, तो कोरोना वायरस के लिए कोई दूसरा इंटरफेरॉन नहीं बनेगा, बल्कि जो इंटरफेरॉन पोलियो वाले के लिए बना हुआ है, वही इंटरफेरॉन आपके कोरोना वाले में भी क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। यानी कि ये कैसा नहीं होगा, वायरल स्पेसिफिक नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक किसके होगा, स्पेसीज स्पेसिफिक होगा। यानी कि जिस स्पेसीज में जो बनना है, जो इंटरफेरॉन बनते हैं वो बनेंगे, लेकिन दूसरे में हम लोग देखेंगे कि वहां पे आपको नहीं बनती दिखेगा। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस। इन इंटरफेरॉन्स का हम लोग ट्रीटमेंट या प्रोफाइलैक्सिस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का इंटरफेरॉन्स पाया जाता है, वो होता है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन। ये इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी है। अल्फा इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन जो होता है वो हमारा होता है एंटी ट्यूमर इंटरफेरॉन होता है। एंटी ट्यूमर इंटरफेरॉन होने का मतलब कि ये हमारे ट्यूमरस सेल्स पे वर्क करता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ट्यूमर्स वाले सेल्स को, ये ट्यूमर्स वाले जो सेल्स होते हैं उनसे बचाने का काम करता है, या ऐसे वायरसेस से बचाने का
काम करता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड सेल्स पे ये काम करता है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन। एक्चुअली 2-3 प्रकार के हो सकते हैं, बीटा, गामा, अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है ये ट्यूबरस सेल के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलो साइटोकाइनेसिस समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन। एक चीज ये एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आपको, वहां पे मैंने नहीं बताया था, इसीलिए मैं वहां पे शायद जब बोला होगा 5 कह दिया होगा, लेकिन वहां पे मैंने 4 मेंशन किए थे। कोई बात नहीं, वहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग, इन्फ्लामेशन। यह एक्चुअली में एक प्रोसेस है इन्फ्लामेशन, जो हम लोगों को बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन में हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लामेशन में बात करते हैं हम लोग जब इन्फ्लामेशन की, तो हम लोगों को याद आनी चाहिए स्वेलिंग की। स्वेलिंग में हम लोग देखते हैं कि स्वेलिंग 2 प्रकार का होता है, एक एडिमा होता है और एक इन्फ्लामेशन होता है। एडिमा जो स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग में हमें दर्द नहीं होता है, जबकि इन्फ्लामेशन वाली जो स्वेलिंग होती है, इसमें हमको पेन महसूस होती है। तो ये इन्फ्लामेशन हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे मतलब बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटेक्ट करेंगे या किस चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ पे होता क्या है, देखो इन्फ्लामेशन, इसको थोड़ी सी चीज़ें आपकी दी हुई थी, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल कर लिया। यहाँ पे होता क्या है, वही सेम चीज़ें होती है। यहाँ पे मान लीजिए बॉडी का इंजरी होगा। अब बॉडी इंजरी होगा तो वही सेम चीज़ होगी कि जब भी बॉडी इंजरी होती है तो कुछ लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हिस्टामिन और पीजी, ये दोनों जैसे ही हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, यहाँ पे होगा क्या, वैसो डायलेशन। क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। और वैसो डायलेशन होने की वजह से होगा क्या कि अब की बार फिर से वही सेम चीज होगी कि जो हमारी आपकी, हम कह सकते हैं कि जो WBC होगी वो क्या कर जाएगी, अधेसिव कर जाएगी। कहाँ पे, हमारे वेसल्स लेयर पे या इंटरनल सरफेस पे। ठीक है, और इनके इंटरनल सरफेस पे एडहेसिव होने की वजह से होगा क्या, देखो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कैसे होगा, जैसे ही हमारी ये सेल्स हमारे एडहेसिव होंगी, हमारा BMR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही BMR बढ़ेगा तो हमको पता है कि हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो मरेंगे, उसकी तो बात छोड़ दीजिए आप। स्वेलिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्वेलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्वेलिंग कैसे होती है या इन्फ्लेमेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि BMR बढ़ेगा, और BMR बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली देखो बच्चों, होता क्या है कि जब वैसो डायलेशन होता है हमारे वेसल्स में, ये हमारा रहा वेसल्स, जैसे ही वेसल्स में इंजरी हुई, इंजरी होते ही वेसल्स का वेसल डायलेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हमारा फ्लो करेगा। और वो ब्लड कैसा हो जाएगा, स्लो फ्लो करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल जाएगा, रेडनेस देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लामेशन में हम लोगों को रेडनेस देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि अधेसन ऑफ WBC यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से BMR बढ़ेंगे, और BMR अगर बढ़ेगा तो हमारे बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना अनिवार्य है। उसी तरह से अब हम देखेंगे क्या कि जो ये सेल्स हैं या जो ब्लड्स हैं, वो ब्लड्स क्योंकि वहाँ पे रेडनेस क्रिएट होगा, तो वहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से पोरस से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग काज करेंगे, और स्वेलिंग काज होगी तो यहाँ पे हमको पेन भी महसूस होगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, इन्फ्लामेशन का पूरा प्रोसेस, जिसमें हो क्या रहा है, बॉडी इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से हिस्टामिन या पीजी, हमारे नमक के हार्मोन्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हो क्या रहा है कि जो WBC है वो अधेसी कर जा रही है, जिसकी वजह से BMR बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से। और हम देखेंगे कि वैसोडाइलेशन होने की वजह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, और ब्लड स्टोरेज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे
हम लोग देखते हैं कि रेडनेस हमको दिखाई देती है, और जिसकी वजह से हम देखते क्या है कि अधेसर हुआ होता है, रेडनेस होती है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर पोर्स के बाहर जैसे ही हमारी WBC बढ़ने लगेगी या RBC बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, और बाद में हमको पेन भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बात आती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली किस पे, इन्फ्लामेशन को लेके। ठीक है, चलो, थैंक यू। आज के लिए तो बस बच्चों इतना ही, आज हम इतना ही दे पाए। आगे आप लोग पढ़ते रहिए, वैसे भी लेक्चर्स 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो इतना देखिए, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। थैंक यू।